मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मैं अपने पति विनोद और सास के साथ रहती थी। एक दिन कुछ पुलिस वाले आए और मेरे पति को उठा ले गए। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं उसको छुड़ाने के लिए थाने की ओर चल दी। थाने के करीब आते ही मेरी चाल में धीमापन आ गया। तेज तेज चलने से मेरा कसा हुआ ब्लाउज पसीने से तरबतर हो गया, गोलाइयों से चिपक गया था। सामने गेट पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला संतरी खड़ा था। उसकी कामुक नज़रें मेरे बदन से चिपके ब्लाउज पर फिसल रही थी। उसने सुलगती बीड़ी का गहरा कस भरा और धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ गया। यह देख मैं घबरा गई। मेरी काली चमकती आंखों में दहशत भर उठी। मैंने कई जवान औरतों से सुना भी था कि पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं, फिर भी डरते हुए मैं थाने तक गई थी। पुलिस वाले की प्यासी नज़र मेरी गहराई जमानी पर फिसल रही थी। यहाँ क्यों आई है, मुझे बता। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही। अरे बोलती क्यों नहीं, गूंगी है क्या? सामने खड़े पुलिस वाले ने कड़कती आवाज़ में पूछा। किसी ने तंग किया है तुझको? बता मुझे। थानेदार साहब, ऐसा नहीं है, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। फिर रास्ते में अकेली देखकर किसी ने पकड़ लिया होगा। तू डर मत, मुझे साफ साफ बता दे। 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी ख़त्म हो रही है। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, मैं तो दूसरी फरियाद लेकर आई हूँ जी, मैं सहज आवाज़ में बोली। पुलिस वाला अभी जाल फेंक ही रहा था कि अंदर से असली थानेदार जीप स्टार्ट करके निकला। थानेदार जीप रोकते हुए बोला, अरे राम सिंह, यह औरत कौन है? साहब जी, यह पहरे पर खड़ा संतरी कुछ बोलता उससे पहले ही मैंने कहा, साहब जी, मैं विनोद की घरवाली हूँ, उसे पुलिस ने पकड़ रखा है। हुजूर, मेरे विनोद को छोड़ दो, वह बेकसूर है। ओह, तुम चरम गांजा और नकली नोटों की सप्लाई करने वाली विनोद की जोरू हो? हाँ साहब, कहते हुए मेरी आंखों में चमक उभरी। थानेदार ने देखा कि मेरे गोल गोल उभारों पर जवानी हिलोरे ले रही थी। चल अपनी झोपड़ी की तलाशी लेने दे, ज़रूर तुमने माल छिपा रखा होगा। चल बैठ गाड़ी में। थानेदार ने रोब जमाया। साहब जी, अगर झोपड़ी से कुछ नहीं मिला तो मेरे विनोद को छोड़ देंगे? मैंने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हाँ छोड़ देंगे, थानेदार ने कहा। तो मैं गाड़ी में बैठ गई। संतरी ने मन ही मन थानेदार को भद्दी सी गाली दी। थानेदार ने अगले चौराहे पर ड्राइवर को उतार दिया। फिर वह अकेले ही मुझको लेकर झोपड़ी पट्टी की ओर चल दिया। दोपहरी में सभी अपनी अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे। एक मामूली सी झोपड़ी के सामने जीप रुकी। थानेदार ने उतरकर सारी झोपड़ी की तलाशी ली। वहाँ उसे कोई भी गलत चीज़ नहीं मिली। मैं सोच रही थी कि अब थानेदार मेरे विनोद को छोड़ देगा। मैं हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। हाँ हाँ, ज़रूर आएगा, कहते हुए थानेदार आगे बढ़ा और मुझको अपनी बाहों में कस लिया। मैं थोड़ा छटपटाई, लेकिन जल्द ही मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया और वह मेरे जिस्म से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद थानेदार अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ झोपड़ी से बाहर आया, जीप स्टार्ट की और चला गया। मैं लूट गई थी, मगर करती भी क्या, मेरी अपनी मजबूरी थी। मेरी बूढ़ी माँ बीमार थी, घर में कोई इलाज कराने वाला नहीं था। मेरा बड़ा भाई जहरीली शराब पीने से मर गया था। घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। विनोद ने मुझे बीवी बनाने के एवज में माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। मैंने ज़िंदगी में समझौता कर लिया था। मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि असल में विनोद क्या काम करता है। अब मैंने सोच लिया था कि विनोद एक बार घर लौट आए तो उसे गलत काम करने से रोकूंगी। आज जो कुछ हुआ, मैं उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती थी। मैं भूखी प्यासी पति को छुड़ाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, फिर भी थानेदार ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अगली सुबह तड़के ही थाने के गेट पर पहुंच गई। उस समय पहरे पर दूसरा संतरी खड़ा था। मैंने महसूस किया कि उसकी भी कामुक निगाहें मेरे उभारों पर फिसल रही है, लेकिन मैं बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। मैंने तो बड़े थानेदार से बात कर रखी थी, कल मेरी झोपड़ी में कैसे। अरे अरे, कौन है तू? अंदर कहाँ भागी जा रही है? संतरी गुरगुराते हुए आगे लपका। तब तक मैं भागकर थानेदार के दफ्तर तक पहुंच गई थी। दफ्तर के बाहर शोर सुनकर थानेदार बाहर आ गया। वह मुझको पहचान तो गया था, फिर भी अनजान बनते हुए दहाड़ा, अरे राजन, यह औरत कौन है? इसे बाहर निकालो। मैंने थानेदार की दहाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करने लगी, साहब जी, मेरे विनोद को छोड़ दो। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, माँ बीमार है, हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। मुझ पर दया करो साहब जी। कल आपने कहा भी था। मैं थानेदार के पैरों में झुक गई। अरे भाई, यहाँ शोर ना करो, यह थाना है। मैं कोशिश करके देखता हूँ, मेरे ऊपर भी अफसर हैं।
थानेदार कहते हुए दफ्तर में घुसा। तभी फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो थानेदार, अजय सिंह बोल रहा हूँ सर। क्या विनोद को जेल भेज दूँ? वह एक बहुत बड़े गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। विनोद को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला भी हो सकता है। तुम्हारे पास जवान भी कम है, इसलिए फ़ौरन विनोद को थाने से निकाल लाओ। दूसरी तरफ से सख्त आदेश था। वह तो विनोद के बारे में बात करना चाहता था, मगर यहाँ तो पाशा ही पलट गया था। ठीक है सर, कहते हुए अजय सिंह तेज़ी से दफ्तर से बाहर निकला तो मैं एक बार फिर से गिड़गिड़ा उठी। शायद मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा विनोद छूट जाएगा। कल ही मैंने साहब को खुश भी किया था। अरे राजन, इसे धक्के मार कर गेट से बाहर निकाल दे। हम इसके बाप के नौकर थोड़ी ही हैं। रोती चिल्लाती मुझको पहरेदार ने गेट से बाहर धकिया दिया। उसने मुझको एगाध थप्पड़ मारकर चेतावनी दी, अगर ज़्यादा हंगामा करेगी तो विनोद को उम्र कैद हो जाएगी। अगर चुपचाप चली जाएगी तो 4 से 5 दिन बाद विनोद अपने आप घर आ जाएगा। तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं लूटी पीटी रोते शिशकते हुए गेट से बाहर निकाल दी गई थी। पुलिस मददगार के बजाय दुश्मन बन गई थी। विनोद ने भी मुझे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो मुझको ज़िंदगी के सपने दिखाने और मेरे बीमार माँ की जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत थी। मुझको थानेदार और विनोद में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने मुझे धोखा दिया था। दोनों ने मेरी जवानी को लूटा और गुम हो गए। विनोद ने भी मुझे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो मुझको ज़िंदगी के सपने दिखाने और मेरे बीमार माँ की जिम्मेदारी लेने की क्या ज़रूरत थी। मुझको थानेदार और विनोद में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। दोनों ने मुझे धोखा दिया था। दोनों ने मेरी जवानी को लूटा और गुम हो गए। मैं अपने आंसू पोंछते हुए घर की ओर चल दी।